हेलो स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पर थी और इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और जो लोग वीडियो नए लोग देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज हम आपको इसमें बहुत ढेर सारी बातें बताने वाले हैं कि आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे और क्या क्या चीजें पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लिख सकते हैं। इन सारी बातों को आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो समय बर्बाद किए बिना ही हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। ये टेंस एक्टिव वॉइस में इज एम आर लगा के वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं। इसमें इज एम आर और लगा करके वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब बी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, तो ऑलरेडी दिस इज बी फॉर्म। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि पैसिव वॉइस बिना बी के नहीं बनता। हर समय, हर टेंस में या जहां कहीं भी आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख रहे होते हैं वहां पे 100% आपको बी का यूज करना ही पड़ता है। बिना बी के पैसिव वॉइस नहीं लिखा जा सकता है। इस बात पर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस बात पर मैंने फोकस किया था कि जब भी आपको पैसिव वॉइस लिखना होगा तो बिना बी के आप नहीं लिख पाएंगे। बी का यूज जरूर करना पड़ता है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम फंसती है कि जब ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में इज एम आर मींस बी लगा हुआ है तो फिर दोबारा बी कैसे लगाएंगे। देखिए होता क्या है, हमने आपको बताया था कि बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। पैसिव वॉइस में बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। यहां पे मैटर क्या है, बी के साथ आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है। अब हम दोबारा इस एम आर को तो बी के बना के लिख नहीं सकते। और दूसरी बात यह भी है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म जरूर चाहिए। आप टेंस पढ़ चुके हैं तो उसमें आप ये जानते हैं कि हर कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म जरूर लिखा जाता है कंटिन्यूटी शो करने के लिए। तो इसमें कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस के लिए जरूरी है, पैसिव वॉइस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूरी है और कंटिन्यूअस शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म जरूरी है। अब दोनों शर्तें पूरी कैसे होंगी, मैटर यहां फंसता है। प्रॉब्लम इस बात की है कि कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म चाहिए और पैसिव वॉइस के लिए पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। अब दोनों पार्टिसिपल कैसे आएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म और पैसिव वॉइस के लिए पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, दोनों पार्टिसिपल का आना जरूरी है। शर्त भी है कि कंटिन्यूअस टेंस से आईएनजी फॉर्म चाहिए। यह भी शर्त है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो थर्ड फॉर्म भी चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी चाहिए। दोनों शर्तों को पूरा करना है। तो ऐसे कंडीशन में और तीसरी शर्त यह भी है कि बी भी चाहिए। तो बी तो ऑलरेडी इज एम आर लगा हुआ है। अब आई एन जी फॉर्म वर्ब में नहीं लगा करके हम बी में, ये बी देखिए यहां लग गया, वर्ब के रूप में बी लग गया। तो बी में आई एन जी फॉर्म लगा दिया, बी का आई एन जी फॉर्म हो गया। अब क्या है, पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म भी दे दीजिए। हो गया, हुआ ना। देखिए इस एम आर बी हो गया, बी का फॉर्म हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आई एन जी लगना चाहिए तो भाई देखिए इजिंग हो नहीं सकता है, एमिंग हो नहीं सकता है। तो इसके लिए बी में आई एन जी लगा दिया, वो कंटिन्यूअस टेंस का भी कंडीशन
पूर्ण कर दिया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दी जो कि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस का भी कंडीशन पूरा हो गया, शर्त पूरा हुआ। तो आइए अब हम आपको बता दें कि हम अब शुरू कैसे करते हैं वॉइस चेंज करना। देखिए हमने आपको पहले बताया था असर्टिव सेंटेंस के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस में पहले हम पॉजिटिव बताते हैं आपको, फिर नेगेटिव बताएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें क्या लिखना है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और बी में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, अभी हमने बताया आपको, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे और बाय देन ऑब्जेक्ट, बाय एंड ऑब्जेक्ट। देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्टिव वॉइस का, शी इज राइटिंग एन एसे। चलिए हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब दोनों ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, उसको हम दूसरे एग्जाम्पल में भी समझाते हैं। पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप वर्ब से क्या और किसको का क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या लिख रही है, यहाँ पे एंड ए से आपको मिल जाता है। आप पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए, तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को आप नॉमिनेटिव केस में चेंज करके सब्जेक्ट बना दीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दीजिए इसको एंड ए से। फिर हेल्पिंग वर्ब में इज ए मान लिखेंगे, एंड ऐसे सिंगुलर है, और उसके अनुसार फिर बीइंग लिख देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, राइट का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, रिटेन हो जाए, रिटेन बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, एंड ऐसे इज बीइंग रिटेन बाय हर। अब देखिए बाय द वे दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए, दोनों ऑब्जेक्ट मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे देखिए I am teaching you English। ओके, यहां पे देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आए हुए हैं। ऑर्डर होता है, अगर इसको हम पहले लिखते तो टू यू लिखना पड़ता है बाद में। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए पहले इंग्लिश से बना देते हैं पैसिव वॉइस, इसको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, इंग्लिश इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट बाय, टॉट के बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको टू लिखना पड़ेगा, टू यू, बाय मी। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको आप लिख दीजिए टू के साथ। और अगर इसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं, इसको यहीं पे ऑब्जेक्ट जगह छोड़ देते हैं, तो आपको टू नहीं लगाना पड़ेगा। इन दिस वे देखिए, यू के साथ आर लगा दीजिए, यू आर बीइंग टॉट। अब ऑब्जेक्ट लिख दीजिए इंग्लिश बाय मी। मतलब क्या, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखते हैं, तो उसमें टू लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए बिना टू के। इन केस अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना देते हैं
तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते समय उसके पहले टू जरूर लगाइएगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो जो नेगेटिव आप लिखेंगे उसमें बस बीइंग, हमने एक बार बताया था एक वीडियो में कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आपके पेयर में होती है नॉट बीच में लगता है, कितना ध्यान देने की बात है। इसलिए देखिए नेगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या लग रहा है, इज एम आर के साथ बीइंग लग रहा है तो नॉट बीच में लग जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे आप। और आपके सारे डाउट्स को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आ जाए, तब आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अगर केवल एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे बनाएंगे। हर प्रकार से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, वही माय मदर इज नॉट reading the novel. So in this case you have to find out object and change it into nominative case. You have to write in the beginning of the sentence in passive voice, making it as subject. Here in passive voice you have to write object. In nominative case this is object and it will be changed into nominative case. It will come here the novel and is, then not and being, not being, and third form read by my mother. वहीं अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तो वही केस होता, वहीं भी कि डायरेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां रहता है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद टू लगा के तब उस ऑब्जेक्ट को लिखते, तब बाई और ऑब्जेक्ट लिखते। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले आप सब्जेक्ट बना लेते तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिख देते, टू लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आप जानते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है एस नो टाइप, उसको आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। If not is necessary, you have to write not here. Don't escape it, please. And it's like an example. I am giving you an example here. Is the boy not playing chess with you here? So you have to find out object. What is object? What is playing? Chess. Then change it into passive voice first. Write down over here. And according to this subject, according to this new subject, you have to find out an auxiliary verb. Which auxiliary verb is going to be used here? According to chess, it is singular form. So is the chess, and not being, and third form of the verb played by the boy. Here you can write down, you can understand. If you have any problem, please write in the comment box. And the type of interrogative sentence that begins with question word. This is S no type question because it is starting here with helping verb. So another kind of interrogative sentence that begins with question word. Then you have to write question word in the beginning of the sentence, like here WS type question word, then helping verb,
अभी आपको इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं, आप बस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। अभी बहुत कुछ इसमें टॉपिक्स बचे हुए हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वाई आर यू buying books? Okay, why are you buying books? Active voice. In passive voice, same question word, why. Now find out object, books. According to this book, book is plural, so you have to write here are. Why are books? और फिर being लिख दीजिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय यू। व्हाई आर बुक्स बीइंग बॉट बाय यू। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, हु वाले सेंटेंस देख लीजिए। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो कैसे करेंगे। हु वाले सेंटेंस, चूंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, इसलिए हम शुरू में लिख देते हैं बाय होम। बाद में बाय होम नहीं लिख सकते क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर बाय होम बाद में लिख देंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रह जाएगा, तब ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद बाय होम टू make it interrogative because it is already interrogative. It's like to by whom, according to subject you use here is MR, and if not in necessary you will write not here, and third form the verb. That's all. No by, no object. By object you have already written here in the beginning of the sentence. It's like here, who is कॉलिंग यू। हमने आपको बिगनिंग में ही बता दिया था कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं, तो वो हम बाद में आपको बताएंगे। एक वीडियो बना करके, एक वीडियो ये बना करके आपको बताएंगे कि किसमें बाई का यूज नहीं करते हैं। देख रहे हैं कि बार बार मैं बाई का ही यूज कर रहा हूं। मैंने इसको बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में केवल बाई का ही यूज होता है, विद का भी यूज होता है, एट का भी यूज होता है, दूसरे प्रीपोजिशंस के भी यूज होते हैं। तो उनको मैं एक अलग सी वीडियो बना करके आपको विधिवत बताऊंगा। और ये बात भी मैंने आपको बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब के कुछ ऐसा भी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बनते हैं। हाँ, बनता है, बनता है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव बनते हैं उनको मैं बाद में एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की इंट्रांजिटिव वर्ब के भी पैसिव बनते हैं। लेकिन हर इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, कुछ विशेष परिस्थिति में ही इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। आप हर समय या हर इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बना सकते, ये भी 100% फैक्ट है। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स का जो पैसिव बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो यहां दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो कैसे बनाएंगे पैसिव भाई, बाय होम। फिर क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए और फिर बीइंग लिख लीजिए। बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड। कुछ बुक्स में इसको एनअसर्टिव सेंटेंस की तरह भी लिख दिया है, जैसे यू आर बीइंग कॉल्ड बाय होम, तो ये गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट है, हमने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट है तो व्हाट ऑलरेडी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है और वह ऑब्जेक्ट का काम खुद करता है। ऐसे सेंटेंस में यू नीड नॉट टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट। व्हाट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है, आपको वहां पे ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
व्हाट से ही बना दीजिए। जैसे देखिए इसके, और व्हाट हमेशा ऑकेजनली इंटरोगेटिव होता है, सिंगुलर होता है, व्हाट इज लगा देंगे, एम लगने की कोई चांस ही नहीं है और आर लगने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके दिमाग में ये कहीं ना फिट हो जाए कि बाई लगा है तो पैसिव वॉइस होगा ही, बाई कहीं कई जगह लगता है। ये देखना है कि बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, बाई हो चाहे नहीं हो। कुछ सेंटेंसेस में बाई के साथ एजेंट लगते भी नहीं है, जैसे पीपल हो जाए, एवरीबॉडी हो जाए, वन हो जाए, समवन हो जाए, तो बाई समवन, बाई पीपल, बाई एवरीबॉडी नहीं लगता। तो आपके दिमाग में कहीं ये बात ना फिट हो जाए कि सर बार बार बाई यूज करते हैं तो कहीं बाई बाई होगा तो पैसिव वॉइस होगा, ऐसा कोई बात नहीं। बाई नहीं भी हो सकता है, एजेंट नहीं भी हो सकता है। बाई के साथ जो ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है उसको एजेंट बोलते हैं, बाई प्लस एजेंट नहीं भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a passive voice is that with be third form is used। अगर सेंटेंस में बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया तो वो 100% पैसिव वॉइस है ही है। इस बात को फोकस करना है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, यहां देखिए आप क्या पाएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट है और व्हाट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि व्हाट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी से आप बना दीजिए व्हाट, फिर इसके साथ इज लिख दीजिए, बीइंग का थर्ड बीइंग लिख करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए डन, और बाय यू हो गया। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ठीक है। अब एक तरह का विशेष प्रकार का सेंटेंस कभी कभी आ जाता है जो उसमें कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे अगर सेंटेंस होम से स्टार्ट है, होम ना, अभी तो हु का पैसिव वॉइस मैंने होम से बनवाया, बाय होम से, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस ही होम से स्टार्ट हो तो ठीक। जैसे होम आर यू कॉलिंग, चलो होम आर यू कॉलिंग, क्या हो गया, होम आर यू कॉलिंग। ये देखिए ऑब्जेक्ट यही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ही तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट होगा। इसी को सब्जेक्ट बना लो, इसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। होम का सब्जेक्ट क्या होगा, हु बना लीजिए और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए, हु इज, और वर्ब का बीइंग लगा लीजिए, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, दैट्स ऑल। होम वाले सेंटेंस में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अब क्या करें, तो कोई बात नहीं है। होम ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट में चेंज कर लीजिए, नॉमिनेटिव केस में चेंज कर लीजिए। होम का नॉमिनेटिव केस हु होता है, उसको हु बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, दैट्स ऑल। हाँ, पिछले वीडियो में हमने एक विशेष प्रकार का सेंटेंस बताया था, विच प्लस लिविंग नाउन, विच प्लस नॉन लिविंग नाउन। दोनों को आज फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो में बता रहा हूं, उसके बाद कुछ अलग से बातें करूंगा इस पे। विच के साथ अगर नॉन लिविंग लिखी हो नाउन, विच प्लस नॉन लिविंग नाउन, लाइक दिस, नॉन लिविंग नाउन। नॉन लिविंग नाउन मतलब आप समझ रहे होंगे, निर्जीव नाउन लिखिए, जैसे विच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज। अब इसी को पैसों में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, वही विच बुक जो है इसको हम इतने को व्हाट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, व्हाट। व्हाट नॉन लिविंग नाउन के लिए होता है, तो विच प्लस नॉन लिविंग नाउन को हम व्हाट मान लेते हैं, तो ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हो गया। और इसी से आप बनाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, विच प्लस नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन। और अब देखें
कि अगर ये सिंगुलर है नॉन लिविंग नाउन तो यहाँ पे इज लगेगा, नहीं तो आर लग जाएगा, ठीक है। और बीइंग का थर्ड फॉर्म बीइंग लगा लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, फिर बाय लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, हो जाए काम खत्म। जैसे कैसे क्या करेंगे, बस विच प्लस नॉन लिविंग नाउन यहाँ लिखना है, लिख देते हैं विच, ऐसे बना रहे हैं विच बुक इज बीइंग रेड बाय यू। अगर विच के साथ नॉन लिविंग नाउन लगा हो तो उसको हु मान लीजिए। जैसे देखिए विच प्लस लिविंग नाउन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, उसको हम हु मान लेंगे, तो बाय होम जैसे स्टार्ट में लिख देते हैं वैसे बाय विच प्लस लिविंग नाउन लिख देते हैं, प्लस लिविंग नाउन, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट विल बी यूज्ड हियर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज करेंगे आप इसके अनुसार आप इज एम आर लगाएंगे, और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, बाय लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, which student is making a noise, which student is making a noise outside, which student is making a noise outside, this is active voice and you have to change it into passive voice, okay। Now try to find out what is object. A noise is object and this is verb. You have to find out object and change it into subject. It will be written here. You have to start the sentence with by which, तो कैसे लिखेंगे, by which, और वही सब्जेक्ट नॉन जो लिविंग नाउन आपके पास है by which student, फिर is लिख दें, a noise, वही सब्जेक्ट बना दिए is a noise, उसके बाद क्या लिखेंगे बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड, ओके, आउटसाइड, दैट्स ऑल, बन गया, ठीक ना। जैसे कभी कभार आ जाता है समवन स्टार्ट में आ जाता है, जैसे समवन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वहां पे बाय समवन नहीं लिखा जाता, बाकी रूल्स वही फॉलो होंगे। अब हम आपको बताते हैं, देखिए कि हिंदी में भी जो आप बोलते हैं सेंटेंस, जो आप बोलते हैं हिंदी में, वो पैसिव वॉइस में बोलते हैं, अधिकतर सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं। अब इन हिंदी वाले सेंटेंस को कैसे हम पहचानेंगे कि ये एक्टिव में है या पैसिव में, इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि काम तो होगा, कार्य हो रहा है, एक्शन इज बीइंग डन, एक्शन इज टेकिंग प्लेस, बट समटाइम्स डूअर इज नॉट मेंशन्ड, डूअर इज नॉट मेंशन्ड, हु हैज डन दैट वर्क ना। जैसे इस समय क्लास में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, इस समय देखिए इस समय क्लास में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, क्या हुआ इसमें, देखिए ये नहीं दिया कि कौन पढ़ा रहा है, डूअर नहीं दिया, डूअर हैजंट बीन मेंशन्ड हियर,
immediately you have to come on this conclusion that it must be in passive voice because doer has not been mentioned although the action is taking place here. पढ़ाया जा रहा है, यहां पे जा रहा है, कोई मीनिंग नहीं है, काम तो पढ़ाने का हो रहा है, बट कौन पढ़ा रहा है दिया है नहीं. जैसे आज मार्केट में क्या बिक रहा है, आज मार्केट में क्या बिक रहा है, ये नहीं पूछ रहे कौन बेच रहा है, कौन तो दिया ही नहीं, डूअर दिया ही नहीं. जब काम करने वाला नहीं दिया होता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है, ठीक ना. जैसे क्या बिक रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना. आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं. ये नहीं बता रहा है कि कौन बता रहा है. अगर यूं कहूं कि आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं तो दैट विल बी एक्टिव वॉइस बिकॉज डूअर इज मेंशन्ड. उसमें डूअर दिया हुआ है, काम करने वाला दिया है. और केवल इस तरह से कहें कि आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं तो इसमें डूअर नहीं मेंशन किया. डूअर मेंशन नहीं करने का मतलब कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, और आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जा रहा है, जा रही है, सो एंड सो, दिस इज इन ए कंटीन्यूअस टेंस. तो पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप पैसिव वॉइस वाला ही रूल अपनाएं, एक्टिव में जाने की जरूरत नहीं है. जैसे इसमें क्लास में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो सब ऑब्जेक्ट क्या है, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, तो इसी को सब्जेक्ट बनाया जाएगा साइंस इज, और वही बीइंग लगाना पड़ेगा. बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, वैसे तो एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म लगता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे. साइंस इज बीइंग टॉट इन द क्लास टुडे, ये एडजेक्ट एडवर्ब है इसलिए लास्ट में लगा देते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है. क्लियर. जैसे अब मैं कह दूं आज बाजार में सब्जियां नहीं बिक रही हैं, सब्जियां नहीं बिक रही हैं. अब देखिए इसमें भी नहीं दिया कि कौन नहीं बेच रहा है. अगर ये देता कि आज बाजार में दुकानदार सब्जियां नहीं बेच रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस में होता, बट इसमें डूअर मेंशन नहीं है. डूअर हैज नॉट बीन मेंशन्ड हियर, दैट्स व्हाई इट इज इन पैसिव वॉइस. Directly you have to come over the rule of the passive voice, which helping verb is used and which form of the verb is used. You have to use in the sentence exactly that you have used in passive voice. Okay? जैसे आज बाजार में सब्जियां नहीं बिक रही हैं तो पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स पैसिव, ये प्लूरल में है, प्लूरल लगा दें. आर नॉट बीइंग, पैसिव वॉइस का रूल. वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड इन द मार्केट टुडे. वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको निश्चित ही सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. और कभी कभी जो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि किस तरह का सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट हिंदी का सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे, ये भी कंफ्यूजन आपका, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा. अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस हो, बाय द वे मान लीजिए इंट्रागेटिव सेंटेंस, क्या पकाया जा रहा है, क्या पकाया जा रहा है. तो क्या तो शुरू में है बट यही ऑब्जेक्ट है, व्हाट वाला सेंटेंस है. हाँ, जैसे मैं इसी को बोल दूं आज रसोई में क्या पकाया जा रहा है, ये भी आप आज रसोई में
क्या पकाया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए अब क्या बीच में आ गया, आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस नहीं है, यस नो टाइप वाला सेंटेंस नहीं है। अक्सर क्या होता है कि जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसको हम समझ जाते हैं कि यस नो टाइप सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं है। उस क्या को देखना चाहिए कि ये क्या ऑब्जेक्ट का तो नहीं काम कर रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब या एस नो टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है, वो व्हाट वाला क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड हियर दीज वर्ड्स। आज रसोई में क्या पकाया जा रहा है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होगी, व्हाट इज बीइंग। ने बताया था व्हाट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है, उसको सब्जेक्ट बना लीजिएगा। व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन। So students, that's all in this video। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।